जिलाधिकारी पत्नी ने भरे बाजार में अपने ही मजदूर पति को पहचानने से इनकार किया, लेकिन घर जाकर जब पुराने संदूक की तलाशी ली तो सच जानकर पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की यह कहानी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते, त्याग और एक बहुत बड़ी गलतफहमी की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वह सच नहीं होता, और जब सच सामने आता है तो इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की है, जहां केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव एक बहुत ही साधारण और मेहनती लड़का था। उसके पास ना तो बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद थी और ना ही कोई सरकारी नौकरी। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को गाँव की एक छोटी सी दुकान पर काम करके अपना गुजारा चलाता था। केशव भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे थे। उसके मन में हमेशा यह टिस रहती थी कि गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। केशव की शादी पास ही के गांव में रहने वाली सुमित्रा से तय हो गई। सुमित्रा देखने में जितनी सुंदर थी, पढ़ने में उतनी ही होशियार थी। सुमित्रा के पिता एक गरीब किसान थे और वह सुमित्रा को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसकी शादी केशव से कर दी। शादी के बाद जब सुमित्रा केशव के घर आई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। केशव ने अपने पत्नी की उदासी को भांप लिया। सुहागरात वाले दिन केशव ने सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा, मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो एक नई दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? सुमित्रा ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर अपनी नम आंखों से केशव की तरफ देखकर बोली, नहीं जी, ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मेरा एक सपना था जो अब शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और अब मैं एक गृहिणी बनकर रह जाऊंगी। सुमित्रा की यह बात केशव के दिल को छू गई। उसे अपना बचपन याद आ गया जब वह भी पढ़ना चाहता था, लेकिन हालातों ने उसे मजबूर बना दिया। केशव ने उसी वक्त सुमित्रा के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई और बोला, सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं भले ही अनपढ़ रह गया, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा अफसर बनाऊंगा। चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, मैं तुम्हारा सपना टूटने नहीं दूंगा। सुमित्रा को लगा कि केशव शायद उसे खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन केशव के मन में पक्का इरादा था। दोस्तों, यह कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने परिवार से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। समय बीतता गया। केशव ने सुमित्रा का दाखिला शहर के एक कॉलेज में करवा दिया। अब केशव की जिंदगी और भी कठिन हो गई थी। वह सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता और फिर दोपहर में दूसरे के यहाँ मजदूरी करता और रात को रिक्शा चलाता। वह खुद रूखी सूखी रोटी खाता, पुराने कपड़े पहनता, लेकिन सुमित्रा की किताबों और फीस में कभी कोई कमी नहीं आने देता। सुमित्रा भी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रही थी। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। सुमित्रा अब अपनी आगे की तैयारी के लिए बड़े शहर जाना चाहती थी। वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा था। केशव के पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय उसके पुश्तैनी घर के छोटे से हिस्से के। केशव ने बिना सुमित्रा को बताए अपनी जमीन का वह टुकड़ा भी गिरवी रख दिया और पैसों का इंतजाम करके सुमित्रा को शहर भेज दिया। सुमित्रा शहर चली गई और वहां जाकर अपनी पढ़ाई में पूरी तरह रम गई। केशव हर महीने समय पर पैसे भेज देता, लेकिन यहाँ गाँव में केशव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ज़्यादा काम करने और ठीक से खाना न खाने की वजह से केशव बीमार रहने लगा। उसके कपड़े अब फटे पुराने चिथड़े जैसे हो गए थे। गाँव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते, अरे केशव, तू क्यों अपनी जान दे रहा है? औरत जात का क्या भरोसा, कल को वो बड़ी अफसर बन गई तो तुझे पहचानेगी भी नहीं। तू यहाँ बैल की तरह खट रहा है और वो शहर में मजे कर रही है। लेकिन केशव हंसकर टाल देता और कहता, मेरी सुमित्रा ऐसी नहीं है, वो मेरा मान बढ़ाएगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुमित्रा ने राज्य की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। उसका चयन डिप्टी कलेक्टर की पद पर हो गया। यह खबर सुनते ही केशव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पूरे गाँव में मिठाई बांटने लगा। सुमित्रा अफसर बन चुकी थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद संयोग से सुमित्रा की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहाँ उसका ससुराल था, लेकिन मुख्यालय शहर में था जो गांव से काफी दूर था। सुमित्रा अब एक बड़े बंगले में रहती थी। उसके पास सरकारी गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। केशव जब पहली बार उससे मिलने उसके दफ्तर गया तो वह अपने पुराने मैले कपड़ों में था। संतरी ने उसे गेट पर ही रोक दिया। केशव ने बहुत मिन्नतें की, भैया मैं मैडम का पति हूँ, मुझे उससे मिलना है। संतरी हंसने लगा, चल भाग यहाँ से, मैडम का पति और तू अपनी शकल देखी आईने में, मैडम तो साक्षात देवी हैं और तू तो भिखारी लगता है। काफी हंगामे के बाद जब सुमित्रा को पता चला तो उसने केशव को अंदर बुलाया। सुमित्रा बदल चुकी थी। शहर की चकाचौंध और पद के नशे में उसे वह भुला दिया था कि वह आज जिस कुर्सी पर बैठी है उसके पांव केशव की हड्डियों से बने हैं। सुमित्रा ने केशव को अपने केबिन में देखा और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, केशव, तुम यहाँ इस हालत में क्यों चले आए? तुम्हें पता है यह मेरा ऑफिस है, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। अगर किसी ने तुम्हें मेरे पति के रूप में देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी?
केशव सन्न रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सुमित्रा उससे ऐसा कहेगी। उसने धीरे से कहा, सुमित्रा, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, बहुत दिन हो गए थे, सोचा तुम्हारी जीत की बधाई दे दूं। सुमित्रा ने रूखेपन से कहा, ठीक है, मिल लिए ना, अब तुम जाओ। और सुनना, अब यहाँ बार बार मत आना, मैं तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम अलग से करवा दूंगी। तुम गांव में ही रहो, यहाँ शहर में मेरे स्टेटस के साथ तुम फिट नहीं बैठते। केशव की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से निकल गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जिस पति ने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसे आज उसकी पत्नी ने अपनी इज्जत पर धब्बा बताकर निकाल दिया था। उसके बाद केशव ने कभी सुमित्रा से संपर्क नहीं किया। वह वापस गाँव नहीं गया, क्योंकि उसने अपना घर तो पहले ही गिरवी रख दिया था और अब वह उसे छुड़ा भी नहीं पाया था। केशव उसी शहर में एक मजदूर की तरह रहने लगा। वह दिन भर ईंट गारा ढोता और रात को फुटपाथ पर सोता। उसे अब अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं था। दोस्तों, ये कहानी अभी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। क्या सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर केशव का त्याग ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? कहानी के इस भावुक हिस्से को जानने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहे। एक दिन शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। सुमित्रा खुद पुलिस बल के साथ वहां मौजूद थी। वह कड़क आवाज में आदेश दे रही थी, ये सारी अवैध दुकानें हटा दो, सड़क पूरी साफ होनी चाहिए। तभी उसकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी, जो भारी बोरी पीठ पर लादे सड़क पार कर रहा था। पुलिस वाले ने उसे धक्का दिया तो वह मजदूर गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहने लगा। वह मजदूर कोई और नहीं, केशव था। सुमित्रा ने यह देखा, वह पास गई। केशव ने ऊपर देखा, दोनों की नजरें मिली। केशव की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वह एक भिखारी से भी बदतर स्थिति में है। सुमित्रा के साथ खड़े दूसरे अधिकारी ने कहा, मैडम, इसे गिरफ्तार करवा देते हैं, यह सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। केशव ने सुमित्रा की तरफ उम्मीद से देखा कि शायद वह उसे पहचान लेगी, शायद वह उसे बचा लेगी। लेकिन सुमित्रा ने उस सबके सामने अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए नजरें फेर ली और कठोरता से बोली, हटाओ इसे यहाँ से, रास्ते पर न जाने कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। केशव का दिल उस दिन पूरी तरह टूट गया। उसे चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगी थी। वह लड़खड़ाता हुआ वहां से चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगले ही दिन सुमित्रा को एक खबर मिली। शहर के सरकारी अस्पताल से फोन आया कि एक लावारिस मरीज की मौत हो गई है और उसके जेब में एक डायरी मिली है, जिस पर सुमित्रा का नाम और ऑफिस का पता लिखा है। सुमित्रा को कुछ अजीब लगा। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। वहां स्ट्रेचर पर एक लाश पड़ी थी, जिस पर सफेद चादर ढकी थी। डॉक्टर ने सुमित्रा के हाथ में पुरानी मैली कुचैली डायरी थमा दी। सुमित्रा ने कांपते हाथों से वह डायरी खोली। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी सुमित्रा के लिए। सुमित्रा के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें केशव ने हर उस दिन का हिसाब लिखा था जब उसने सुमित्रा के लिए पैसे भेजे थे। एक पन्ने पर लिखा था, आज मैंने अपनी घड़ी बेच दी, सुमित्रा को किताबों के लिए 500 रुपए कम पड़ रहे थे, मुझे समय देखते कि क्या जरूरत, मेरा समय तो सुमित्रा के अफसर बनने के बाद ही बदलेगा। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, सुमित्रा की परीक्षा की फीस भरनी थी, मालिक ने एडवांस देने से मना कर दिया था, इसलिए रात को रिक्शा चलाकर पैसे जमा किए। मुझे भूख नहीं लगती, बस सुमित्रा की कामयाबी की भूख है। और आखिरी पन्ने पर जो लिखा था, उसे पढ़कर सुमित्रा की चीख निकल गई। उस पर लिखा था, आज मैं सुमित्रा से मिला, उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। शायद वह सही कह रही थी, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं एक फटा पुराना मजदूर हूँ और वह एक बड़ी साहब। मेरी गरीबी उसकी चमक को कम कर देगी। भगवान, मेरी सुमित्रा को हमेशा खुश रखना। मैं अब उसे कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। सुमित्रा वहीं अस्पताल के फर्श पर गिर पड़ी। उसने दौड़कर उस लाश से चादर हटाई। सामने केशव का बेजान शरीर पड़ा था। वही केशव जिसने अपने खून का एक एक कतरा बेचकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। सुमित्रा केशव के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह चिल्ला रही थी, उठो केशव, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। मुझे यह कुर्सी, यह रुतबा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। केशव, अपनी आंखें खोलो। पूरा अस्पताल सन्न रह गया। जिस सख्त मिजाज कलेक्टर मैडम से सब डरते थे, आज वह एक बच्चे की तरह रो रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केशव जा चुका था। सुमित्रा के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। वह जिस समाज में और जिस रुतबे के लिए अपने पति को भूल गई थी, आज वही समाज उसे धिक्कार रहा था। सुमित्रा ने बाद में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने अपना बाकी जीवन केशव के नाम पर एक आश्रम खोलकर बिताने का फैसला किया, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह हर रोज उस डायरी को पढ़ती और रोती, लेकिन केशव अब कभी वापस नहीं आ सकता था। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कामयाबी का नशा इंसान को कभी कभी इतना अंधा कर देता है कि उसे अपने ही पैरों के नीचे की जमीन दिखाई नहीं देती। जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, अक्सर हम उसी सीढ़ी को ठोकर मार देते हैं। याद रखिए, दुनिया में पद, पैसा और प्रतिष्ठा
तो आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, अगर वो एक बार चला गया तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी आप उसे वापस नहीं ला सकते। अपने रिश्तों की कदर कीजिए, खासकर उस जीवन साथी की जो आपकी सफलता के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट देता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं और आपको लगता है कि केशव जैसा त्याग आज के ज़माने में विरले ही लोग कर पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में केशव को नमन या सच्चा प्रेम जरूर लिखें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।